नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका। सुप्रीम अदालत में हिंदू पक्ष ने लगाई गुहार। 19 मई 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग। कोर्ट ने शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगाई थी। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की है। ये बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका। सुप्रीम अदालत में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 19 मई 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है। कोर्ट ने शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग उठा दी है। ये बड़ी खबर। और सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई है कि यहां पर तहखाने में जाकर सर्वेक्षण कराया जाए। सुप्रीम अदालत में हिंदू पक्ष ने ये गुहार लगाई है कि 19 मई 2023 के आदेश को रद्द कर दिया जाए। जो आदेश दिया गया था 19 मई 2023 को कि शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, अब उस आदेश को रद्द करने की मांग हिंदू पक्ष उठा रहा है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने की बात कही है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष ने ये बात रखी है। सुप्रीम अदालत में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है जो शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में है उसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए। 19 मई 2023 का यह आदेश जिसको रद्द करने की मांग पर हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है। कोर्ट ने शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगा दी थी उस दौरान, लेकिन अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की ये याचिका जिसमें गुहार लगाई जा रही है कि शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। हालांकि 19 मई 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। इस आदेश के तहत ये कहा गया था कि शिवलिंग का जो सर्वे हो रहा था उस पर रोक लगा दी जाए, और रोक लग भी गई थी। तो हिंदू पक्ष ने अब एक बार फिर से कहा है कि शिवलिंग का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की ये याचिका। सुप्रीम अदालत में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई है और साफ तौर में इसमें कहा गया है कि शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। तो 19 मई 2023 को इस पर रोक लगा दी गई थी। कहा जा रहा था कि शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा, और शिवलिंग के सर्वे पर अदालत ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई है और कहा है कि शिवलिंग का सर्वेक्षण कराया जाए। वैज्ञानिक तथ्यों से ये पता लगाया जा सकेगा शिवलिंग कितना पुराना है, कब बना था, और ये गुहार हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई जा रही है। तो 19 मई 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है। 19 मई 2023 को आदेश दिया गया था कि शिवलिंग की कोई जांच नहीं होगी, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और कहा है कि यहां पर किसी भी तरह से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराई जाए, वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए, जिससे पता चल पाए कि आखिर ये शिवलिंग कब बना था और कितना पुराना है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को और बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई तक जारी रहेगा सुप्रीम आदेश। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति का आदेश दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति पर फैसला सुना दिया है। श्री कृष्ण राम जन्मभूमि है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्ति पर फैसला सुनाया है। अगली सुनवाई तक सुप्रीम आदेश जारी रहेगा। और वहीं अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में भक्तों के सैलाब पर चर्चा की गई। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर समीक्षा की गई। अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और जिस तरह से लगातार दर्शनार्थी बढ़ते जा रहे हैं अयोध्या में, इसको लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है। किस तरह की व्यवस्था होगी अयोध्या में, किस तरह से दर्शन कराए जाएंगे, वीआईपी और वीवीआईपी भक्त यहां पर पहुंचेंगे, फिर उस वक्त क्या कुछ स्थिति रहेगी, इन दर्शनों को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर हुई। तो जिस तरह से अयोध्या में भक्तों का सैलाब बढ़ पड़ा है, उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। अयोध्या दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, चर्चा की है। जिस तरह से अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, उस पर किस तरह से सुचारू रूप से यात्रा चलती रहे, कोई परेशानी भक्तों को ना हो। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर भी समीक्षा की गई है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं क्योंकि हर कोई इस वक्त भगवान रामलला के दर्शन करना चाहता है। सभी अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं
और सैकड़ों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वीआईपी और वीवीआईपी भी यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। तो लगातार ये तमाम बातें रही समीक्षा बैठक में, किस तरह से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी, क्या सुरक्षा की जाएगी, वीआईपी और वीवीआईपी को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई है। उनके दर्शन अगर होते हैं तब क्या व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे इस बैठक में जिनको लेकर चर्चा की गई है। भक्तों का सैलाब लगातार अयोध्या में उमड़ रहा है और इस भक्तों के दर्शन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा, ये तमाम मुद्दे रहे इस बैठक में। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, चर्चा की है। तो बैठक में भक्तों के सैलाब पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनों को लेकर भी समीक्षा बैठक हुई है। और यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। विधानमंडल का 2 फरवरी से शुरू होगा सत्र। विधानसभा और विधान परिषद का सत्र शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 6 फरवरी को बजट पेश कर सकती है सरकार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी की अधिसूचना। ये बड़ी खबर, विधानमंडल का 2 फरवरी से सत्र शुरू होना है। विधान परिषद का सत्र शुरू होगा। विधानसभा विधान परिषद का ये सत्र शुरू होने जा रहा है 2 फरवरी से। 6 फरवरी को बजट पेश कर सकती है सरकार। सुबह 11 बजे से ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा जो कि 2 फरवरी से शुरू होना है। वहीं 6 फरवरी को बजट पेश कर सकती है सरकार। तो ये निर्धारित कर दिया गया है, 6 फरवरी को बजट पेश होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिसूचना जारी कर दी है। यूपी से इस वक्त ये बड़ी खबर। तो 2 फरवरी को विधानसभा और विधान परिषद का सत्र शुरू होगा और 6 फरवरी को यूपी का बजट आएगा। विधानसभा और विधान परिषद का ये सत्र शुरू होने जा रहा है 2 फरवरी से। 6 फरवरी को बजट आएगा। और वहीं झारखंड के सीएम को ईडी का समन। हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम। ईडी ने भेजा हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी पूछताछ। तो एक बार फिर से झारखंड के सीएम को ईडी का समन पहुंचा दिया गया है। हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम और ये 10वीं बार है जब ईडी का समन हेमंत सोरेन को भेजा जा रहा है। तो ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजा है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजा है। झारखंड के सीएम की परेशानी बढ़ती हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 10वीं बार ईडी ने समन भेजा है और अब हेमंत सोरेन के घर ही पहुंच गई है ईडी की टीम। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजा है। इससे पहले जो 9 बार समन भेजे गए थे उनमें पूछताछ करने के लिए हाजिर नहीं हुए थे हेमंत सोरेन और लगातार उन पर लैंड फॉर स्कैम का मामला है। तो झारखंड के सीएम को ईडी का ये समन है। लैंड स्कैम में वो फंसे हुए हैं। हेमंत सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंची और 10वीं बार उन्हें समन दिया जा रहा है। और वहीं बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 4 एजेंडे पर मोहर लग गई है। 5 फरवरी को प्रस्तावित बजट सत्र रद्द। 9वीं बार शपथ लेने के बाद पहली बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। ये कैबिनेट बैठक जो नई सरकार की चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। बैठक में 4 एजेंडों पर मोहर लगा दी गई है। 5 फरवरी को प्रस्तावित बजट सत्र रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। तो 9वीं बार शपथ लेने के बाद ये पहली बैठक हुई और इसमें बताया जा रहा है कि जो सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था वो उस पर अभी रोक लगाई गई है। बिहार में नई सरकार की कैबिनेट की बैठक थी जो कि अब खत्म हो गई है। बैठक में 4 एजेंडों पर मोहर लगा दी गई है। 5 फरवरी को प्रस्तावित सत्र जिसकी शुरुआत होनी थी वो अब रद्द कर दिया गया है। 5 फरवरी को बजट सत्र जो शुरू होना था उसे रद्द कर दिया गया है। 9वीं बार शपथ लेने के बाद ये पहली बैठक है कैबिनेट की जो अभी हुई और खत्म हो चुकी है। फिलहाल बता दें कि 4 एजेंडों पर यहां पर मोहर लगा दी गई है। पहली बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 5 फरवरी को जो बजट सत्र प्रस्तावित था वो रद्द कर दिया गया है। तो बिहार में नई सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 9वीं बार शपथ लेने के बाद पहली बैठक हुई थी जिसमें 4 एजेंडों पर मोहर लगा दी गई है। तो बिहार में नई सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि जो सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था वो अब नहीं होगा, उसे रद्द कर दिया गया है। और मैं ईडी ऑफिस पहुंचे लालू यादव। लैंड जॉब स्कैम मामले में पूछताछ। आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन।
तो लगातार लालू यादव पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ऑफिस पहुंचे हैं लालू यादव। लैंड जॉब स्कैम मामले में पूछताछ की जा रही है। तो आरजेडी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ शुरू कर दी है लालू यादव से। लैंड फॉर जॉब मामला है ये, और ये स्कैम जिसके तहत पूछताछ उनसे की जा रही है। लैंड जॉब स्कैम मामले में पूछताछ लालू यादव से। आरजेडी कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ईडी ऑफिस पहुंचे लालू यादव, जिनसे पूछताछ चल रही है। और वहीं लालू यादव की बेटी का नीतीश पर हमला। रोहिणी आचार्य का नीतीश पर हमला। पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार, ये बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर। ईडी और सीबीआई भी होंगे जिम्मेदार। नीचता की भी हद पार कर दी है, ये रोहिणी का कहना है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि पापा की हालत कैसी है, बिना मदद के चल भी नहीं सकते। तो ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, इसके बाद लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं रोहिणी की तरफ से। इससे पहले भी उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके पोस्ट एक्स पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा है कि नीचता की भी हद पार कर दी गई है। रोहिणी आचार्य का नीतीश पर हमला। उन्होंने कहा कि सबको पता है पापा की हालत कैसी, लेकिन उसके बाद भी जब ईडी पूछताछ कर रही है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिना मदद के लालू यादव चल भी नहीं सकते। लालू यादव की बेटी लगातार नीतीश पर हमला करते हुए दिख रही है। रोहिणी आचार्य का नीतीश पर यह हमला, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं है पापा की, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ होता है पापा को तो इसके लिए गिरगिट जिम्मेदार। गिरगिट से यहाँ पर समझ सकते हैं, गिरगिट जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो नीतीश कुमार के लिए रोहिणी ने यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा कि नीचता की सारी हद पार की है, और ये बयान लगातार रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं। तो लालू यादव की बेटी का नीतीश पर यह हमला। और वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी जहां भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव पर हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी बीजेपी पर जांच एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। नौकरी के बदले जमीन ली, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली, तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है। 24 के चुनाव तक तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। और लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। वहीं लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है।
और हमारा परिवार, खास कर पे हमारा परिवार जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। और वहीं मालदीव की संसद में चले जमकर लात घूसे। संसद में सांसदों के बीच हुई मारपीट, सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों में मारपीट हुई। कैबिनेट मंत्रियों की संसदीय मंजूरी पर बवाल हुआ है। मालदीव की संसद में रविवार को जमकर लात घूसे चलने की बात सामने आई। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां विपक्ष ने बिना अनुमति के कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर जमकर विरोध किया। विशेष सत्र के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी कि पीएनसी और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी कि पीपीएम और विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी के सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के मुख्य सलाहकार और पीएनसी अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने मंत्रियों की नियुक्ति का बचाव किया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनका जमकर विरोध किया। कैबिनेट मंत्रियों की संसदीय मंजूरी पर यह बवाल हुआ। मालदीव की ये संसद है जहां पर सांसद एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं और किसी भी संसद के लिए शर्मनाक तस्वीरें होती हैं, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब संसद में पहुंचते हैं तो उम्मीद की जाती है वो सभ्य लोगों की तरह बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो काफी चिंताजनक ये होती है कि जो आपस में अपने आप पर संयम नहीं रख सकते वो कैसे देश को संभालेंगे। तो मालदीव की संसद है जहां पर जमकर लात घूसे चले हैं, आपस में सांसद भिड़ते हुए नजर आए और सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो ये काफी शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं मालदीव की संसद से। और वहीं उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी से जुड़ी ये खबर 2 फरवरी को प्रदेश सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी उत्तराखंड में, और पहला राज्य बन सकता है उत्तराखंड। जिस तरह से अब कयास लग रहे हैं 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उत्तराखंड में यूसी से जुड़ी ये बड़ी खबर मानी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2 फरवरी को प्रदेश सरकार को अब ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। तो 2 फरवरी को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा और पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। और ये बड़ी खबर आ रही है 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 2 फरवरी को प्रदेश सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। तो 5 फरवरी से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सरकार यूसीसी लागू कर दे और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। भारत ने पापुआ न्यू गिनी की मदद भारत ने भेजी और $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने पोर्ट मोरेस्बी भेजी है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्च आयोग ने जानकारी दी। पीएनजी की जरूरतों के जवाब में ट्वीट किया है। भारत ने की पापुआ न्यू गिनी की मदद। भारत ने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है और ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने पोर्ट मोरेस्बी भेजी है ये मदद। तो पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्च आयोग ने जानकारी दी है। ये मदद दी जा रही है भारत की तरफ से। पीएनजी की जरूरतों के जवाब में ट्वीट भी किया है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को ये मदद भेजी है। बताया जा रहा है कि $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ये मदद है जो कि पापुआ न्यू गिनी को भेजी जा रही है। तो भारत ने भेजी है ये मदद। ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने पोर्ट मोरेस्बी ये मदद भेजी है। तो पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्च आयोग ने इस बात की जानकारी दी है। भारत की तरफ से यह आर्थिक सहायता दी जा रही है पापुआ न्यू गिनी को। पीएनजी की जरूरतों के जवाब में ट्वीट किया है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी की मदद की है। $1 मिलियन अरब डॉलर की मदद है जो कि भेजी गई है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने पोर्ट मोरेस्बी ये मदद भेजी है। तो पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्च आयोग ने इस बात की जानकारी दी है, कंफर्म किया है कि भारत की तरफ से बड़ी मदद दी जा रही है। $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। पीएनजी की जरूरतों के जवाब में ट्वीट किया है भारत ने पापुआ न्यू गिनी की मदद की।
और वहीं बिहार पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। पश्चिम बंगाल से किशनगंज पहुंची है न्याय यात्रा। 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। कल पूर्णिया में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त बिहार पहुंची है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और कल संबोधित भी कर सकते हैं राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल से किशनगंज पहुंची है न्याय यात्रा। बिहार पहुंच गई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। कल पूर्णिया में सभा को संबोधित कर सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ये न्याय यात्रा बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल से किशनगंज पहुंची न्याय यात्रा और बिहार में प्रवेश कर लिया। इस यात्रा ने 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं कल पूर्णिया में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो बिहार पहुंच गई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और कल संबोधित कर सकते हैं वो। पश्चिम बंगाल से किशनगंज पहुंच गई है न्याय यात्रा, जिसके बाद राहुल गांधी कल पूर्णिया में संबोधित भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का फर्जी सर्टिफिकेट घोटाला। सुप्रीम अदालत में घोटाले पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास स्थानांतरित किया। संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने को कहा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि संबंधित पक्ष अपनी दलील पूरी करे। पश्चिम बंगाल का फर्जी सर्टिफिकेट घोटाला है ये, जिसको लेकर सुप्रीम अदालत में घोटाले पर सुनवाई हुई है। संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास स्थानांतरित किया है और संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल का फर्जी सर्टिफिकेट घोटाला है ये, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ स्थानांतरित किया जा रहा है। सुप्रीम अदालत में घोटाले पर सुनवाई हुई है। वहीं कहा यह भी गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि संबंधित पक्ष हैं वो अपनी दलीलें पूरी करें। संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।